सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में दो विषय रहने वाले हैं। पहला विषय हमारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बयान से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरा विषय देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण करने से जुड़ा हुआ है। पर पहले बातचीत करेंगे अरविंद केजरीवाल के बयान के संदर्भ में। अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात को लेकर काफी गंभीर हैं। राजनीतिक समीक्षक भी उन्हें काफी गंभीरता से ले रहे हैं। जिस गुजरात में विधानसभा चुनाव किसी भी क्षण घोषित किए जा सकते हैं, हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी दम दिखाने की कोशिश में है, यहां पर चुनाव घोषित हो चुके हैं। तो इस आपाधापी के बीच में अरविंद केजरीवाल ने दिवाली के मौके पर यह बयान दिया है कि भारत में जो नोट छपते हैं उन पर महात्मा गांधी के साथ साथ बेहतरी के लिए अर्थव्यवस्था के दो फोटो और छपने चाहिए, एक विघ्नहर्ता गणेश जी का और दूसरा संपदा की देवी लक्ष्मी जी का। अरविंद केजरीवाल का यह बयान अपने आप में चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल के खुद के अतीत के कुछ बयान और उसके परे जाकर अगर बात करें तो उनकी पार्टी के कुछ नेताओं की पिछले दिनों की हरकतें उनके संदर्भ में ऐसा वातावरण बनाने में कामयाब रही हैं कि उनका दृष्टिकोण हिंदू विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल और आपका यह छवि बनना अपने आप में बड़ा मुफीद लगता था। इस छवि को तोड़ने की गरज से अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया है, या अरविंद केजरीवाल की अंतरात्मा ने अनायास ही कुछ ऐसा महसूस किया है जिसके तहत उन्हें लगता है कि देवी देवताओं के चित्रों को भारतीय नोटों पर छापा जाना देश के लिए बेहतर रहेगा। तो इस पर हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल को दीपावली के मौके पर प्राप्त इस आत्मज्ञान के संदर्भ में। इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे आपका परिचय कराएं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र समझने के लिए हमारा विचार सूत्र कहता है कि नात्यंतम सरले भर्व्यम गत्वा पश्य वन स्थिलिम छेद्यन्ते सरलास्त्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा। अर्थात बहुत अधिक सरल भी नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखिए कि वहां जो बहुत सीधे वृक्ष होते हैं वे कट जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वे उसी तरह खड़े रहते हैं। चाणक्य ने यह नीति वर्षों पहले हम लोगों को दी थी। इस पर अमल कौन कर रहा है, भाजपा, आप या कांग्रेस? इसे ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरि जी इस चर्चा के लिए खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता संजीव नजीर जी मौजूद हैं। और इन दोनों के बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निश्चित रूप से हम संजीव जी से करेंगे, लेकिन उनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले तीन बयानों पर दृष्टि डालते हैं। एक अरविंद केजरीवाल के, दूसरा संबित पात्रा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और तीसरा ऐसी ही बात कुछ समय पहले एक शख्स ने और कही थी, उस बयान को भी सुनते हैं। एक बार देखिए। कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक
लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए। गणपति विघ्न को हटाने के लिए है, परंतु देश के करेंसी को सुधारने के लिए लक्ष्मी का फोटो करके हो सकता है और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये 3 अलग अलग बयान, इनके साथ में संजीव नसीर जी हमारे पास हैं। संजीव जी, जानने में बड़ी दिलचस्पी है देश की, क्या हो गया अरविंद केजरीवाल जी को? गुजरात में चुनाव हैं, गुजरात से महात्मा गांधी हैं, क्या गांधी का चेहरा इस देश की करेंसी को वजनदार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं? क्या आपको लग रहा है कि अब इस पे माननीय लक्ष्मी जी, माननीय गणेश जी के चित्र अंकित होने चाहिए? थोड़ा नजरिया बताइए ना, कौन से वोट की संभावना दिख रही है जिसके कारण से ऐसा है, या कुछ और बात इसके पीछे है जो हम समझ नहीं पा रहे? वो हम बहुत डायरेक्ट राजनीति से ना जोड़ें जी, क्योंकि भाजपा का अभी सुमित पात्रा जी का आपने रिएक्शन दिखाया, मतलब भाजपा का इतना रिएक्शन ये सिर्फ इसलिए है कि इनको लगता है कि सिर्फ हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ इनको कॉपीराइट है। जी, हम यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर मैं मानता हूँ कि शायद जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके अलावा बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं, दूसरे लोग प्रोफेशनल्स हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं जब पूजा करते हैं तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं कि हम लोगों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं भगवान या जिस भी इस देवता को जो लोग मानते हैं उसका कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिले। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी ही मांग रखी है, इनको इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, ये अपना स्टैंड क्लियर करें। माननीय अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि भगवान का आशीर्वाद अगर एक व्यापारी ले सकता है, अगर एक प्रोफेशनल ले सकता है, एक आम जन ले सकता है, तो क्यों ना हम पूरे देश में जो करेंसी हमारे आपके घर में हर रोज हम यूज करते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सम्मान में कोई कमी नहीं उन्होंने बोला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ अगर चित्र गणेश जी और लक्ष्मी जी के चित्र आ जाएंगे तो मैं मानता हूं कि देश की तो अर्थव्यवस्था आज बिगड़ी पड़ी है। आज देश को बनाने की बात है, आज हम धर्म में बांटने की बात नहीं है। इंडोनेशिया का एग्जांपल है हमारे सामने। अच्छा संजीव नसीर जी, एक बार बताइए कि ये जो नोटों पे छपाई का काम है, ये तो केंद्र सरकार के जिम्मे है, जिस पे इस समय भाजपा का वर्चस्व है, एनडीए की सरकार होते हुए भी। पर दिल्ली में आपकी सरकार है, हमारे देश की जो धार्मिक मान्यता है, हिंदू धर्म की मान्यता या सनातन धर्म की मान्यता, उसमें बुद्धि के संदर्भ में विद्या की देवी के तौर पर मां सरस्वती हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने ऐसी घोषणा कर दी है कि दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं उनमें हर सुबह सरस्वती की पूजा अनिवार्य रूप से होगी? जब कृपा ही चाहिए तो केवल धन की क्यों चाहिए, बुद्धि की, विद्या के संदर्भ में भी चाहिए। ऐसी कोई घोषणा, ऐसा कोई ऐलान हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज कहूं कि हमने आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो मांग है, उस मांग को लेकर आपने चर्चा रखी है कि वो मांग उन्होंने क्यों रखी। आगे सरस्वती जी की पूजा भी होनी चाहिए, सरस्वती जी की पूजा के हम लोग खिलाफ नहीं है। अब उस पे क्या प्रारूप सरकार बनाएंगे वो अलग बात है। आज क्योंकि अगर हम देखें, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये अपोजिशन में थे तो ये बात कहते थे कि रुपया अगर गिर रहा है तो सरकार गिर रही है। आज रुपया कहां तक पहुंच गया है, डॉलर कहां पहुंच गया है, हमने कभी सोचा नहीं था कि रुपया की वैल्यू इतनी गिर जाएगी। आज अर्थव्यवस्था हमारी वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों का ग्राफ डे बाई डे गिरता जा रहा है। उसमें अगर मान लो भगवान की हर आदमी आराधना करता है, पूजा करता है, उसमें मैं समझता हूं कि इन लोगों को ऐतराज क्या है। ऐतराज की बात नहीं है, मैं धनंजय गिरि जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल फिर से आपसे करता हूं
या आप लोग हमेशा दूसरों से उम्मीद क्यों करते हैं, खुद करने के लिए तत्पर क्यों नहीं होते? मैंने आपसे सवाल किया भाई, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपने धन के संदर्भ में, विघ्नहर्ता के तौर पर गणेश जी के संदर्भ में बात कह ली, जो आपके अधिकार क्षेत्र में, जिस स्कूलों के संदर्भ में आप अपनी बड़ाई करते नहीं थकते हैं, वहां पे सरस्वती पूजा को अनिवार्य करने के संदर्भ में नियम अरविंद केजरीवाल कब लेकर आ रहे हैं, एक जिज्ञासा है मेरे मन में। इसके संदर्भ में आप जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता कुछ कहना चाहेगा या इसे भविष्य के लिए टाल देना चाहेगा? क्योंकि आपकी पार्टी के तमाम नेता तो अभी सार्वजनिक मंच से उन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो। भाजपा इसी को लेकर तो आपको निशाने पर ले रही है। नहीं, देखिए देखिए, आज अरविंद, आपने जो चर्चा है उस चर्चा पे आप जब बुलाएंगे मैं बिल्कुल बोलूंगा। आज अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को एक मांग रखी है, अगर वो केंद्र सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि इस मांग में कहां उनको ऐतराज है, किस बात के लिए ऐतराज है, और ये चुनाव से जोड़ने वाली बात नहीं है। संजीव जी का ये कहना है कि हमसे सवाल मत करिए, हमने जो बात कही है केवल उस पर भाजपा से सवाल करिए। चलिए, जब उनके पास हमारे सवालों का उत्तर नहीं है तो भाजपा के पास चल देते हैं। भाजपा बहुत परेशान है धनंजय जी, जिस मांग का स्वागत करना चाहिए था उस मांग पर आप परेशान हो गए। भाई, अरविंद केजरीवाल ने चाहा है इस देश की सभ्यता, संस्कृति, मान्यताओं को साथ जोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही, आपने स्वागत योग्य मानने के स्थान पर इस बात पे बेचैनी हो गई कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ये कौन सी बात हुई, थोड़ा बताएंगे धनंजय जी? हिमांशु जी, हमें कोई बेचैनी नहीं जी। बेचैनी तो तब हो रही है जब आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं जी। बेचैनी तो तब हो रही है जब ये लंगोटी लेके तब भागने लगते हैं। जब इनसे पूछिएगा कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, केजरीवाल ने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा। जब इनसे पूछिएगा कि कहेंगे थे कि भाई जब कोई राजनीति में किसी पर आरोप लगे तो उसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में उसकी जांच होगी, और 6 महीना से उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, ये उनसे पूछिएगा तो कहेंगे कि बाद में जवाब दूंगा। ये अनोखा केस है हिमांशु जी। भारत, पूरे संसार में अनेकों लोगों को कोरोना हुआ, एक आदमी की सिर्फ मेमोरी लॉस हुई जिसका नाम है सत्येंद्र जैन, उन्हीं का मंत्री है, उसकी एक अलग से उस पर डॉक्टरों की कमेटी बैठनी चाहिए कि पूरे संसार का एक अनोखा व्यक्ति है जिसको कोरोना से मेमोरी का लॉस हो गया। उसी तरह से पूरे संसार में एक ही व्यक्ति सत्येंद्र जी पे तो हम कमेटी बैठवा लेंगे बाद में, पर आपको मेमोरी लॉस क्यों हो रहा है? हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल धनंजय जी आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मांग की है, इच्छा जताई है कि इस देश की जो करेंसी है उस पे भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की चित्र अंकित होने चाहिए, महात्मा गांधी के साथ ही होने चाहिए। इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का कोई नजरिया है? इस मांग के साथ हैं, इस मांग के खिलाफ हैं, या केवल इस बात से ही आप कुपित हैं कि मांग तो ठीक है पर अरविंद केजरीवाल ने कैसे कर दी, इतना अधिकार उन्हें कैसे हो गया, इस बात से परेशान है? हिमांशु जी, 2 तरह के लोग जी, एक भगत होते हैं और एक बगुला भगत होते हैं जी। केजरीवाल वही बगुला भगत हैं। इन बगुला भगत से इनके इतिहास भूगोल के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे, कुछ दिन पहले इनके एक मंत्री ने हिंदू देवी देवताओं को जिस ढंग से अपमानित किया, जिस ढंग से सार्वजनिक से किया, केजरीवाल के लिए फेस ऑफ करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनकी नानी ने सपने में आके बताया था कि राम मंदिर पर न जाना, राम मंदिर यहाँ बनना ठीक नहीं है और तुमको इसमें जाना भी नहीं है। लेकिन जब सरकार बन गई और वोट की जरूरत पड़ी तो राम मंदिर की यात्रा कराने लगे। उसके बाद केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा का दिल्ली में पाठ कर दिया। अब अगर भारतवर्ष जो है वो 10वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी बन गया दुनिया की, और देश की अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है, अरे तभी तो आप 300 मस्जिदों में मुअज्जिन को और मौलवी को तनख्वाह दे रहे हैं। और कहां से दे रहे हैं? क्या आपने किसी मंदिर में भी तनख्वाह दी है? किसी लक्ष्मी गणेश के मंदिर के पुजारी को 1 रुपया दिया है आपकी सरकार ने? आप तो मस्जिद को, मुअज्जिनों को तनख्वाह कहां से दे रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार समृद्ध है। धनंजय, बाकी तो सारी ठीक है, मांग के संदर्भ में भी तो कोई टिप्पणी कीजिए। भगत है या बगुला भगत है अलग बात, पर एक मांग है, वो मांग जो इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी, जो आपकी पार्टी के ओर से मनोनीत सदस्य रहे राज्यसभा में, उन्होंने भी ये मांग की थी। इस मांग के संदर्भ में भाजपा का कोई नजरिया है या नजरिया कुछ नहीं है? केवल इस बात पर ही आपको बहुत नाराजगी है, क्षुब्धता है, क्रोध है, आक्रोश है कि जो मांग हमारे हिस्से में होनी चाहिए, जो मांग करने का अधिकार केवल हमारा, ये अरविंद केजरीवाल ने कैसे कर दी? इस बात से आप इतने ज्यादा नाराज हो गए? इस बात से आपको लग रहा है कि आपकी जो संपत्ति थी वो शायद अरविंद केजरीवाल ने छीन ली? बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आप? नहीं, ये भरम केजरीवाल न पाले। इस देश की जनता केजरीवाल को अच्छे से जान गई है
कि गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने की किसी में क्षमता है तो वो अरविंद केजरीवाल में है। इस देश की जनता अच्छे से जान रही है और पूरी फहरिस्त है उन लोगों की जिन लोगों को केजरीवाल ने जिनको निकाला है अपनी पार्टी से, जिनके साथ किया। और केजरीवाल के बारे में अब दूसरे से क्या पूछना, केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे से पूछ लीजिए जो कि कह रहे हैं कि मैंने गलत आदमी को प्रमोट कर दिया। केजरीवाल के आंदोलन के तमाम साथियों से केजरीवाल के बारे में पूछ लीजिए, कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है। ऐसे पूछने के लिए तो भाजपा के भी पुराने नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, पर आप मुद्दे पे बोल नहीं रहे। मैं वापस आपके पास आऊंगा, नहीं तब तक आप तय कर लीजिएगा इस मांग के संदर्भ में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं राजकुमार सिंह जी के पास चलता हूँ। राजकुमार सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल ने गुगली डाली है या फुल टॉस? जो भाजपा की प्रतिक्रिया है इसको किस दृष्टि से देखते हैं? एक दूसरा आपसे सवाल है, इसे आप अंतरात्मा की आवाज के तौर पर देख रहे हैं एक शख्स की, या राजनीतिक चातुर्य के तौर पर देख रहे हैं, राजनीतिक चालबाजी के तौर पर देख रहे हैं, राजनीतिक चालाकी के तौर पर देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं राजकुमार सिंह जी अरविंद केजरीवाल की इस मांग, इस अपील के संदर्भ में? अंशु जी, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये एक तरह से राजनीतिक गुगली है अरविंद केजरीवाल की जी। और डिग्री का फर्क हो सकता है। कोई राजनीतिक दल हो, कोई राजनेता हो, अवसरवादी संभावनाओं के खेल को खेलने से कोई नहीं चूकता जी। अगर आप इस मांग की जो टाइमिंग है उसको देखें, अरविंद केजरीवाल IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं जी। इनकम टैक्स में रहे हैं, तो ये उनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर अगर छपेगी करेंसी पर तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? तब से नहीं हुआ। 8 साल से मुख्यमंत्री भी हैं तब भी नहीं हुआ। अब उनको ज्ञान प्राप्त होता है जब गुजरात में चुनाव है और दिल्ली में भी नगर निगम के चुनाव घोषित होने वाले हैं कभी भी। जी। दूसरी बात, एक बात और कही अरविंद केजरीवाल ने कि देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अभी 14 अक्टूबर को सप्ताह खत्म हुआ, उसमें 2 साल के लोएस्ट लेवल पे यानी सबसे निचले स्तर पर चला गया। लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने से कैसे बढ़ेगा। वो तो डॉलर में होता है, उसको कैसे बढ़ाएंगे। और आज की तारीख में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पैमाना विदेशी मुद्रा भंडार है। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं सिद्धांत पे इस बात से सहमत हूं कि लक्ष्मी धन की देवी हैं, उनकी तस्वीर करेंसी पे हो या ना हो इस पे एक चर्चा हो, देश में एक आम राय बने और उस दिशा में कदम बढ़े। लेकिन ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता कि हम देश की करेंसी के मुद्दे को लेकर के चुनावी गुगलियां चलें या चुनावी चालें चलें। तीसरी बात, देश की जनता हर राजनीतिक दल को जानती है, हर नेता को जानती है। तो बेहतर ये होगा कि हम ये अनावश्यक मुद्दे या नए नए मुद्दे गढ़ने के बजाय जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के सामने जो मौजूद चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे 2-4 होने की कोशिश करें, उनका मुकाबला करने की कोशिश करें, समाधान खोजने की कोशिश करें। तो राजकुमार सिंह जी थोड़ा अलग बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तस्वीर छापने से जिस संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें सफल कैसे हो जाएंगे। इसके लिए मैं वापस संजीव जी के पास आता हूं और संजीव जी से जानना चाहता हूं कि अब क्या हम लोग अपने आप पे भरोसा खो चुके हैं कि हमें लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करके ही अब चीजों को ठीक कर लिया जाए। इस सोच के संदर्भ में भी तो कुछ कीजिए संजीव जी, कुछ कहिए। नहीं, देखिए, एक तो मैं क्लियर कर दूं, अभी राजकुमार जी और धनंजय जी ने एक बात कही जी कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं स्कूल्स की जी, हम राजनीति कर रहे हैं हॉस्पिटल्स की जी, हम राजनीति कर रहे हैं पानी और बिजली की, हम जनता को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। हम लोग ये जो मांग भाजपा की जो केंद्र सरकार है इसके सामने जो हमने रखी है, इसमें हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी से इतना घबराए हुए हैं, इनको अरविंद केजरीवाल जी की सभी स्टेटमेंट्स याद हैं, लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने इनके सामने एक सवाल रखा है, उस सवाल पे ये रिप्लाई देने के लिए तैयार नहीं है। अरे ये तैयार नहीं है तो आप कौन से तैयार हैं? आपने क्यों रखा है? आपसे भी उत्तर क्यों दिया, कहां दिया जा रहा है? आप थोड़ी अपनी सोच बताइए ना। आपने ये मांग आज क्यों रखी? राजकुमार सिंह जी ने जानना चाहा, 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, नहीं रखी, आज अचानक क्यों रखा? कहिए तो सही कुछ।
हिमांशु जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज मांग रखी, जी। 8 साल पहले नहीं रखी, ये मुद्दा नहीं है जी आज अगर एक मांग रखी है आज, मैं मानता हूं कि भी नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का वायदा किया था। जी अगर मैं धनंजय जी से जानना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो रुपया क्यों गिर रहा है? आप लोगों की स्टेटमेंट, ध्यान होगा मोदी जी की स्टेटमेंट, मोदी जी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था गिरने का मतलब है रुपए की कीमत गिरना। जी रुपया दिन पे दिन, आज यूपीए की सरकार से भी ज्यादा रुपए की गिरावट हो चुकी है। आज 85 प्रोडिक्शन है कि 85 रुपीज तक डॉलर चला जाएगा। तो संजीव जी बार बार इस बात पर ही कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था खराब है। धनंजय, इस बात को लेकर कोई आत्मग्लानि है आपको? क्या आप अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को यह मांग करने का मौका क्यों मिला? आपके नकारापन के चलते, आपकी नॉन परफॉर्मेंस के चलते? अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक होती, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा होता, या डॉलर मजबूत नहीं हो रहा होता हमारी माननीय वित्त मंत्री जी के कहे अनुसार, तो अरविंद केजरीवाल जी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई अब आप लोगों से तो कुछ नहीं हो रहा, तो देवी देवताओं को याद कर लेते हैं, शायद उससे बात बन जाए। आपको नहीं लगता आप पे बहुत बड़ा कटाक्ष है अरविंद केजरीवाल का? हिमांशु जी, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि देश आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम 10 से 5वें नंबर पर आ गए। रुकिए रुकिए रुकिए, आप भूल गए धनंजय, हम जैसे भी पत्रकार हैं पर यह भी पता है कि हंगर इंडेक्स के अंतर्गत हम कितनी बुरी हालत में पहुंचे हुए हैं, वो भी हमें पता है। उसके अंदर बताया जा रहा है कि इन एशियाई देशों में केवल अफगानिस्तान की हालत हमसे खराब है, बाकी सारे देश हमसे बेहतर हैं। वो आपको पता है कि नहीं पता है? ये 5वीं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दलील देंगे या हंगर इंडेक्स के अंतर्गत हम जितनी बुरी हालत में दिख रहे हैं इस पर भी कुछ कहेंगे? हंगर इंडेक्स में हमने जिनको फ्री का अनाज दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान उनसे हमसे ऊपर है। ये फर्जी का हंगर इंडेक्स, 3000 लोगों के सैंपल सर्वे किया हुआ हंगर इंडेक्स में तो हमसे ऊपर था श्रीलंका। क्या हाल हो गई उसकी? आप प्रबुद्ध पत्रकार है, कम से कम इतना तो डाटा रखिए कि श्रीलंका हंगर इंडेक्स मतलब में सारे डाटा आपकी सुविधा के अनुसार लें, जब आप अच्छा दिखाई दें तो वो सर्वे सटीक, और जिसमें आपकी परफॉर्मेंस ठीक ना दिखे वो सर्वे खराब। चलिए रुपये के संदर्भ में चले जाते हैं। रुपये के संदर्भ में वो बयान आपको याद है ना, जो सुषमा स्वराज जी ने कहा था, जिसमें बताया जा कि अगर रुपया गिरता है तो केवल रुपया नहीं गिरता है, देश के नेतृत्व की इज्जत गिरती है। वो रुपया बहुत गिर गया, वो याद है कि नहीं है? हिमांशु जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले उस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। बांग्लादेश को हम लोगों ने फ्री में राशन दिया या नहीं दिया? और जिसको हम लोगों ने खैरात दी वो हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर दिख रहा है। ये तो कमाल का हंगर इंडेक्स बना है। 3000 लोगों का सर्वे सैंपल भाई, तो आपने दुनिया में नाम कमाने के लिए अपने घर का अनाज पड़ोसी को दे दिया, उसने अपने लोगों की भूख खत्म कर ली, तो भाई आपका योगदान मान लिए, पर कुल मिलाकर उसके कारण आपके यहां जो भूखे रह गए वो तो दिख रहा है ना। आपके दान के चलते आपके अपने घर के लोग भूख से प्रभावित हैं, इसमें क्या कहेंगे? इंडेक्स की बात करेंगे और फर्जी केजरीवाल की बात करेंगे तो फिर बचेगा क्या? फर्जी केजरीवाल जो है ना, दिल्ली में 3-3 बार आपको धूल चटा रहे हैं, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जिसे आप फर्जी बोल रहे हैं, पंजाब के अंतर्गत एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं, कैसे बात ना करें? अगर हम देश के संदर्भ में यह बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती है, देश का जब बात आती है तो देश की जनता नरेंद्र मोदी पे भरोसा करती है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर उतना ही ठीक ये भी तो है कि इस देश के अंतर्गत विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर मुद्दे पर आते हैं, ये फर्जी केजरीवाल बोलने से मुद्दा खारिज नहीं हो जाएगा। धनंजय जी, फिर से पूछता हूं आपसे कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी नॉन परफॉर्मेंस ताकती तौर पर अरविंद केजरीवाल को यह कहने के लिए मौका दे गई कि नोटों पर अब देवी देवताओं की फोटो छापिए, शायद उससे अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाए, या आप कुछ और देख पा रहे हैं? इसमें कुछ कहिए ना। और आप अब की बार तो बोलिए, आप इस मांग के साथ हैं या इस मांग के खिलाफ हैं? मैं हिमांशु जी आपको बता रहा हूं, दिल्ली में केजरीवाल सरकार में आए, दिल्ली में केजरीवाल जो सरकार में आए वो कांग्रेस को रिप्लेस करके दिल्ली की सत्ता में आए, और पहली बार बच्चों की कसम खाने के बावजूद कांग्रेस का साथ लिया और सरकार में आए। बाद में कांग्रेस को रिप्लेस करके पूरी तरह से सरकार में आए। दूसरी उनकी सरकार बनी पंजाब में, वहां भी वो कांग्रेस को रिप्लेस करके सरकार में आए। हमारी कहीं कोई नाकामी नहीं रही है और हमें उन्होंने कहीं रिप्लेस नहीं किया है। इवन इन दिल्ली एमसीडी ऑल्सो, दिल्ली एमसीडी में हम केजरीवाल के रहते हुए भी रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट करेंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं हिमांशु जी, हमें कहीं अरविंद केजरीवाल रिप्लेस नहीं कर पाएंगे।
अरविंद केजरीवाल ने जहां भी सत्ता पाई है या जहां भी रिप्लेसमेंट किया है वो कांग्रेस को रिप्लेस किया है। आप अपने डाटा से चेक कीजिए, फैक्ट मैं बात कर रहा हूं आपसे, फैक्चुअल बता रहा हूं। मतलब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए नहीं मानिए आप कि हमें कहीं रिप्लेस किया है। दिल्ली में तो केवल और केवल कांग्रेस थी और आम आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया, ये कहना है आपका? दिल्ली में आपका कोई वजूद नहीं? दिल्ली में किसका शासन था पहले? आप हिमांशु जी बताइए ना, दिल्ली में मतलब किसकी दिल्ली में सरकार आपकी थी? कोई हैसियत नहीं, दिल्ली में आप कभी सत्ता में नहीं रहे, दिल्ली में कभी आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे, कहां जा रहे हैं हम? अपने विषय पर रहते हैं। आप केवल इतना बताएं धनंजय जी, अगर आपके पास में इसको लेकर कोई स्पष्ट नजरिया है या आप समय लेना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीरों के प्रकाशन की मांग की है। इस देश की सभ्यता संस्कृति के प्रति बेहद समर्पित भारतीय जनता पार्टी इस मांग के संदर्भ में साथ है, खिलाफ है, या अभी विचार करेगी, अभी फैसले पर नहीं पहुंचे? इस पर कुछ धनंजय जी कहेंगे? केजरीवाल जैसे व्यक्ति, आप बताइए, गांधी की बात कर रहे हैं और गांधी जयंती के दिन गुजरात में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, और जिस दिन सीबीआई का सम्मान आता है उस दिन गांधी के यहाँ चले जाते हैं। शहीद आजम की फोटो लगाकर इनका मंत्री शराबे आजम नाच रहा है। मंत्री शराबे आजम है, फोटो को शहीद आजम का लगाते हैं। ऐसे ऐसे फर्जी आदमी का, ऐसे व्यक्ति का जिसका राजनीति में सुबह क्या बोलेंगे और शाम को क्या बोलेंगे, जिनका मंत्री हिंदू देवी देवताओं को घोर अपमानित करता है और पब्लिक में जब ये बात फैल जाती है तो उसका फेस ऑफ करने का प्रयास करते हैं, वैसे आदमी की मांग से आप वास्ता रख सकते हैं। हमारा जिस देश की और प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है कि वैसे विषय तो नहीं था, पर आप इतनी बार देवी देवताओं के नाम पर दलील दे चुके हैं। वो एक नाम है हमारे देश में, बड़े सम्मान से लिया जाता है, नाम है उनका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये जो आम आदमी पार्टी के मंत्री थे ना, और उस कार्यक्रम में जो शपथें ली गई थी, वो शपथ विधिवत जो है बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लाखों अनुयायियों के साथ ली गई थी। तो आपसे जानना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को भी आप उसी तरीके से खारिज करते हैं ना, जैसे आप आम आदमी पार्टी के नेता को खारिज कर रहे हैं, या नजरिया अलग अलग है आपका? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माता हैं, संविधान की रचना की है और हम उनको जीते हैं, हम उनको शब्दों में फॉलो नहीं करते हैं। नहीं, तो उन्होंने जो है रामकृष्ण को खारिज किया था, हिंदू धर्म को खारिज किया था, सनातन धर्म को खारिज किया था, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। वो घटनाक्रम आपको याद है ना, दीक्षा भूमि नागपुर का? तो आप उन्हें उतना ही खारिज करते हैं ना जितना आम आदमी पार्टी के नेताओं को खारिज करते हैं। एक सवाल है धनंजय जी, अन्यथा मत लीजिएगा जी, तो उन्हें भी ऐसे ही खारिज करते हैं ना? साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान के पहले पन्ने पर क्या लगाया? संविधान के पहले पन्ने पर राम का दरबार लगाया। भगवान राम के दरबार को संविधान के प्रथम पन्ने पर स्थापित किया। तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री उसको जीते हैं, आत्मसात करते हैं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान को हम लोग जीते हैं। राम दरबार लगाया 1950 में, 1956 में उसी हिंदू धर्म की मान्यताओं को खारिज किया, इतिहास में है। बहरहाल मैं अब इसे समापन पर ले जाना चाहता हूँ। राजकुमार सिंह जी, आपके पास में आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूँ। क्या अरविंद केजरीवाल के द्वारा उछाला गया यह सिक्का किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए केंद्र सरकार को बाध्य करेगा, या यह सिक्का हवा में ही रह जाएगा, जमीन पर गिरेगा ही नहीं? सवाल यह है। देखिए, मुझे लगता है चुनावी गुगली है, इसका चुनावी प्रचार से ज्यादा कोई प्रभाव या अर्थ नहीं है जी। लेकिन अगर हमारी चिंताएं महज चुनावी नहीं है, महज राजनीतिक नहीं है, हम अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो रेवड़ी राजनीति हमारे देश में पनप रही है, राज्य दर राज्य और दल से, एक दल से लेकर दूसरे दल तक सभी दल उस खेल में शामिल है, उस पर पुनर्विचार गंभीरता से करना चाहिए। तीसरी बात, इस गलतफहमी में भाजपा को नहीं रहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी सिर्फ कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। दिल्ली की राजनीति में दशकों तक कांग्रेस और भाजपा दो ही दल रहे। आज सिर्फ अगर एक दल नजर आता है तो उसने दोनों को रिप्लेस किया है। सरकार भले कांग्रेस की गई हो, यही हाल पंजाब में है। श्रोमणी अकाली दल और भाजपा मिलकर के कांग्रेस का जवाब होते थे, आज दोनों जीरो हो गए। वहां अभी कांग्रेस को रिप्लेस किया होगा सत्ता के तौर पे। आने वाले दिनों में भाजपा के लिए अगर कोई गंभीर चुनौती होगी तो शायद कांग्रेस से बड़ी चुनौती आम आदमी कांग्रेस से बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी हो गई। लेकिन जहां तक बात नोट के संदर्भ में है, तो इस देश में आजादी के बाद नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर ही छापते रहना कोई अनिवार्यता नहीं थी। भारत सरकार और आरबीआई मिलकर दोनों ये फैसला ले सकते हैं कि कब किसकी तस्वीर लगाई जानी है। ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि 1966 में पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर नोट पर छापी गई थी।
पर बदलती हुई परिस्थितियों में अगर ये मांग उठी है तो जिस देश की सभ्यता संस्कृति की हिमायत करने वाली सरकार मौजूद है वहां पर ऐसी मांग के स्वीकार किए जाने की कोई उम्मीद क्या हम कर सकते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हैं या ये केवल चुनावी विषय बनकर रह जाने वाला है, इसे देखने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। देखें देश की मजबूत सरकार इस मांग के संदर्भ में किस नजरिए के साथ अपना रुख स्पष्ट करती है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भविष्य को लेकर बातचीत करेंगे, जहां पर नया निर्वाचित अध्यक्ष उन्हें आज प्राप्त हुआ है। कहीं जाएंगे नहीं, हम गए और आए। फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब हमारा विषय है खड़गे को कमान, कांग्रेस होगी बलवान। संदर्भ मात्र इतना है कि आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विधि